नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चपराना। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव अपेक्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक कोई किसी सब्जेक्ट को लेकर नहीं है। आज खास एक बातचीत होने वाली है। हमारे स्पेशल मेहमान जो हमारे बड़े भाई हरिंदर चपराना जी PCS 2018 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। आज उनके साथ खास वार्तालाप हम करने जा रहे हैं और जो स्टूडेंट की तरफ से जो क्वेश्चन हमारी तरफ आए हैं या हमारे पास आए हैं, उन क्वेश्चन को हम सभी क्वेश्चन को लेकर अपने बड़े भाई हरिंदर चपराना जी की तरफ चलते हैं और उनसे उनकी पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में और पूरी इस इतनी लंबी जर्नी के बारे में आपको चर्चा करेंगे और सब एक एक पॉइंट पर इस विषय की चर्चा करेंगे कि उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उनके समस्याएं और समाधान का कारण क्या रहा और उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर और अब तक रिजल्ट के आने तक का समय उनका कैसे व्यतीत रहा। उनको सबसे पहले मैं आपको हरिंदर भाई को आप स्वागत करना चाहता हूं हमारे YouTube चैनल पर और एक उन्हें आपको हमारे जो युवा जुड़े हुए हैं YouTube चैनल के उनकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो स्टार्ट करते हैं हरिंदर भाई से कि सबसे पहला क्वेश्चन हरिंदर भाई आपसे ये है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, गांव से या शहर से, और आपने जो प्राथमिक शिक्षा है या हायर एजुकेशन शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की है? बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। एक्चुअल में मैं मतलब गांव से बिलोंग करता हूं और बिल्कुल सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं, किसान परिवार से। पिताजी किसानी किसानी हैं और जो मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है वो प्राथमिक विद्यालय गांव से ही हुई है। उसके बाद मेरी जो शिक्षा हुई है वो सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ वहाँ से की है। बीटेक मैंने उसके बाद किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मेरठ से। फिर मैंने LLB किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। सबसे पहले गांव से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट करी और एक राजधानी की तरफ इन्होंने अपना मूव स्टार्ट किया और वहाँ तक ये पहुँचे हैं। DU LLB से इन्होंने LLB किया। उससे पहले ये काफ़ी समय से हमारे बीटेक में इन्होंने समय दिया और सदर मेरठ से जहाँ इन्होंने हाई इंट्री पास करी है। तो ये एक गांव से लेकर और शहर तक का सफ़र आपके सामने इन्होंने रखा है। अब इनका अगला क्वेश्चन आता है कि आप अपने फादर या फैमिली मेम्बर्स के बारे में और उनके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, बिल्कुल। तो जो हम पिताजी हैं हमारे वो मतलब किसान ही हैं, खेती करते हैं। जबकि जो मेरे बड़े भाई हैं अब तो अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया, बट उससे पहले कुछ समय पहले तक भी वो भी खेती में ही इन्वॉल्व थे। और जो बीच वाले भाई हैं वो HURL एक कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें सहायक प्रबंधक हैं। और तीसरा मैं हूँ। ठीक ठीक। तो मतलब ये है कि एक ही किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक मध्य वर्ग के किसान इनके पिताजी या बड़े भाई हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा टर्न आपकी लाइफ में कैसे आया, या आप बोल सकते हैं कि आपने जो इंजीनियरिंग की थी उसके बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे आपने जो है टर्न लिया, या आपने कैसे उसकी तरफ आप आकर्षित हुए? जी अंकुर जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक दो चीज़ मतलब जोड़ना चाहूँगा कि ये मेरी प्लानिंग तो पहले से थी। अच्छा। कि भाई मुझे सिविल सेवा में जाना है। पर कोई गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि आपको मैंने बताया भी कि मैं किसान परिवार से था। तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो मेरी प्लानिंग तो थी कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, कब करनी है कैसे करनी है उसका कोई दूर दूर तक मुझे पता नहीं था कि कब करनी है। हुआ क्या कि बीटेक का लास्ट ईयर हुआ तो ज़्यादातर लोगों का गेट का एग्ज़ाम निकल गया और कुछ का प्लेसमेंट हो गया। बल्कि हम कुछ लोगों का ग्रुप था, 6-7 लोगों का ग्रुप था जिनका गेट का एग्ज़ाम नहीं निकला। तो अब हमारे सामने फिर एक ऑप्शन था कि हम आगे की तैयारी करें, पढ़ाई मतलब MTech के लिए तैयारी करें या फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें। पता कुछ नहीं था, पर फिर हमने यही डिसीजन लिया कि मतलब लेट करने से अच्छा है कि हम क्यों ना अभी सिविल सेवा परीक्षा की तरफ जाया जाए। अच्छा, मतलब ये हुआ कि आपने डिमोटिवेट होने की जगह आप उससे मोटिवेट हुए कि मेरा गेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब आपने पढ़ाई की तो आप ऑनलाइन का उसमें आपका कितनी हेल्प मिली, या आप फ़ोन में वीडियो के माध्यम से अपने पढ़ाई को किस तरफ मोड़ना चाहा, या आपको उससे कितनी मदद मिली है? जी, इसमें अगर मैं बात करूं तो मैंने स्मार्टफोन का यूज नहीं किया, मतलब अभी तक भी मैंने नहीं किया था। पर ये नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई से दूर था। मैं इसका जो मोबाइल से यूज करते हैं वो मैंने लैपटॉप में यूज किया। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं करता था, जो भी मुझे न्यूज़ थे, द हिंदू के एडिटोरियल थे या और मुझे कुछ लेक्चर सुनने होते थे तो मैं उसका प्रयोग लैपटॉप के माध्यम से करता था। पर मैंने टाइम फिक्स किया हुआ था अपना कि मुझे 2 घंटे ही लैपटॉप यूज करना है। ऐसे नहीं कि मैं पूरे दिन मोबाइल लेके बैठा रहूँ या पूरे दिन लैपटॉप लेके बैठा हूँ। तो मैंने इसके माध्यम से तैयारी की। और मैं साथ ही साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैं फेसबुक
हाँ जी, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, मैं इन सब से दूर था। ये मैंने कभी यूज नहीं किए, सिलेक्शन होने के बाद ये मैंने यूज किए। इनके विकल्प थे और विकल्प थे, जैसे टेलीग्राम है, ये विकल्प थे, पर मैंने ये यूज नहीं किया। हाँ, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, आपने वो इस्तेमाल की। बिल्कुल, मतलब जहां मुझे लग रहा है कि मेरा समय खराब हो रहा है, मैं उससे दूर रहा, और जहां मेरा समय बच सकता है वो मैंने संसाधन यूज किए। टेक्नोलॉजी से मैं भागा नहीं, टेक्नोलॉजी का मैंने अच्छे से यूज किया। मतलब ये कि फ़ोन का इस्तेमाल ना करके आपने लैपटॉप का किया, क्योंकि लैपटॉप से सिर्फ हम वही काम करते हैं जो हमारे काम का होता है। जी जी बिल्कुल, हम फालतू की सोशल साइट पर बिजी नहीं हो पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप डेली रूटीन में आप क्या करते थे, या आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मुझे जैसे मैं सुबह उठा, तो मुझे सुबह उठकर पहले से ही आदत थी, मतलब जब मैं तैयारी में आया, कि मुझे 25 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ना है। मतलब एक भूख सी होती है ना, तो भूख सी थी सुबह सुबह पढ़ने की। तो जो मुझे उस समय ज़्यादातर, वैसे मैं हिंदी पढ़ता था, एक हिंदी सब्जेक्ट होता है यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में भी होता है, बट यूपी पीसीएस में उसके मार्क्स जुटते हैं, तो मैं उसको हमेशा सुबह का जो 25 मिनट है वो हमेशा मैं हिंदी पढ़ा, और उसको पढ़ने के साथ ही मेरा ये समझ लो कि यहीं से मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता था दिन का। उसके बाद फिर मैं दैनिक कार्य और जो बाकी का जो काम था पढ़ाई का, वो मैं एक दिन रात को जब भी मैं सोने जाता था, तो मेरा अगले दिन का प्लान उसी दिन सेट हो जाता था कि भाई मुझे अगले दिन ये चीज़ें करनी है, या ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, या ये टॉपिक मुझे कवर करना है, तो मैं उसको कर लेता था। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें कि आप टाइम टेबल पर डे बनाते थे, या एक हफ्ता, या मंथली बनाते थे? देखो अंकुर, ये जो है कि टाइम टेबल लंबा जो होता है वो थोड़ा सा हमें उत्साह कम कर देता है, क्योंकि एक लंबा समय चीज़ें कोई नहीं चल पाती। तो एक दिन का बहुत छोटा हो जाता है। तो मेरा जो टाइम टेबल था वो 5 दिन का होता था, 5 या 6 दिन का होता था। और मतलब कोई भी आप टॉपिक है उसके लिए इतना, मतलब आप पर्याप्त वो निकाल सकते हो, समय होता है 5-6 दिन में, तो मैं 5-6 दिन का एक टाइम टेबल बनाता था और उसी के हिसाब से चीज़ें लेके चलता था। लंबे टाइम टेबल से एक डिप्रेशन में हो जाता है माइंड कि भाई हमारे टारगेट ये सेट नहीं हो पाया, या ये हिट नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब लंबा जब टाइम टेबल होता है तो हम जैसे ही उसमें नहीं पूरा कर पाते, तो क्योंकि हमने बना तो 1 महीने का, तो तनाव हो जाता है कि यार क्या करें, तो उससे आदमी पीछे हटता है। जबकि जब छोटा होता है हमारा, अगर उसमें यहाँ भी कोई तनाव हुआ तो हम उसको जल्दी से चेंज कर सकते हैं। बड़े में हम चेंज नहीं कर पाते। चेंज कर लो, अगले दिन सही से हो जाएगा, 1-2 दिन में सही हो जाएगा, पर वो जो 15-20 दिन का तनाव है वो नहीं होता इसमें। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन है ये है कि आपका पढ़ाई का समय सुबह का या शाम के टाइम का कौन सा आपको सूट हुआ, या आप कौन सा बताना चाहेंगे कि पढ़ाई के लिए टाइम ये अच्छा है, सुबह का या शाम का? वैसे मुझे लगता है कि सुबह का टाइम अच्छा है, पर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, क्योंकि मैं दिल्ली में था तैयारी के दौरान, तो वहाँ सुबह उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। सुबह 9 बजे करीब वहाँ होती है। हाँ, वहाँ मतलब या तो शाम होती है, रात होती है, सुबह होती नहीं, सुबह नहीं होती है। सही बात। तो उसका हम पर भी असर पड़ा। अब हम ये कहने लगे कि नहीं जी 5 बजे उठ जाता था, तो ये थोड़ा वो होगा। पर गांव में अगर बच्चे हैं तो मैं तो जरूर कहूँगा कि अगर मैं गांव में होता तो मैं 5 बजे जरूर उठता और पढ़ता। पर अगर नहीं है तो इसमें मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेनली हमारा काम है कि हमें जो काम मिला हुआ है उसको पूरा करना है। 7 बजे उठ के कर लो, 8 बजे उठ के कर लो, जब भी हो कर लो, पर टारगेट आपका दिन का पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये बांधना नहीं है कि नहीं जी मैं तो 5 बजे ही उठूंगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मतलब जब मन करे जब आप पढ़ने बैठिए, और जब मन वहाँ से हट जाए तो आपको भी वहाँ से हट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेमन से पढ़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा जो दिमाग है वो ऊर्जावान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं गाँव में हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, तो मेरी खुद ही 5 बजे आंखें खुल जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मिस करता हूँ इस टाइम। तो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्योंकि जब तैयारी के दौरान कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम की तैयारी है, चाहे वो पुलिस की है या एसआई की है या यूपीएससी की है, यूपीसीएस की है, तो बीच बीच में तनाव उत्पन्न होता ही है, क्योंकि हमने टारगेट अपने अचीव नहीं किए, हमने पढ़ाई ठीक से नहीं की, तो बीच में तनाव उत्पन्न होता। तो ऐसे समय में मैं जब भी ऐसा होता था, या दिन के बाद जब मुझे लगता था कि भाई कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो मैं एक्चुअल में फिजिकल एक्टिविटी पर ही ध्यान देता था। मैं साइकिलिंग, योगा, और मतलब मुझे ग्राउंड पे जाना अच्छा लगता था। मतलब मैं फील्ड था वहीं मेरे पास में, तो मैं उस पे जाता था और वहीं अच्छे से रनिंग करता था, साइकिलिंग करता था, योगा करता था। मतलब मैं मैदान पर रहा हूँ, ऑनलाइन मैंने कोई ज़्यादा इसका अपने मनोरंजन के रूप में किसी को यूज नहीं किया है। ठीक, मतलब आप ऑनलाइन या ना यूज करके आपने ऑफलाइन जो मनोरंजन का साधन बनाया है। शारीरिक और मानसिक दोनों फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज यही क्वेश्चन थे हमारे, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम स्ट्रेटेजी और इनका टाइम टेबल या एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।